हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, आज अपना BRC टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट है सॉलिड स्टेट प्लस सरफेस केमिस्ट्री का। पहले आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पे आपको इन 10 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। 12 मिनट की अलार्म लगाना। वैसे फिजिकल का टेस्ट है, चाहो तो 15 मिनट्स की भी अलार्म लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ना ध्यान रखना कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो तो अगर मैनुअली सॉल्व हो सकती है, मैनुअली सॉल्व करना, कैलकुलेटर यूज़ मत करना। सबसे पहले अपने आंसर्स मैच कर लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो भी सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आंसर्स देख लो, जिस भी ऑप्शन के आगे एस्ट्रिक मार्क है वो उसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया था BARC 2020 में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन ऑप्शन सी, थर्ड B, फोर्थ C, फिफ्थ A, सिक्स्थ D, सेवेंथ C, एट्थ C, नाइन्थ B, 10th ऑप्शन C। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इनका सोल्यूशन देखना वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग है जिसमें n स्फीयर्स हैं। आपको बताना है टेट्राहेड्रल साइड्स कितनी होंगी और ऑक्टाहेड्रल कितनी होंगी। सो अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, अगर नंबर ऑफ स्फीयर्स n होते हैं सो ऑक्टाहेड्रल भी नंबर ऑफ स्फीयर्स के इक्वल ही होते हैं, और टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, जितने भी स्फीयर्स हैं उनका डबल, यानी कि 2n। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल 2n है और ऑक्टाहेड्रल n है, इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना, पहले टेट्राहेड्रल बताने हैं फिर ऑक्टाहेड्रल बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ ऑल 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। आपको ये बताना है कौन सी क्रिस्टल ऐसी नहीं है, इसको ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन को जब भी पढ़ रहे हो वहाँ पे देख लो इनकरेक्ट, रॉन्ग, नॉट ट्रू, अगर ये वाले वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्टली मार्क करके मत आना, जो भी करेक्ट आंसर वो मार्क मत करके आना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूछा गया है कि जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होता वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सिंपल याद कर सकते हो, जो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक होता है, इनमें तीनों ही एंगल्स, इन तीनों ही केस में तीनों ही एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही होते हैं 90 डिग्री के। सही है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की, सो रोम्बोहेड्रल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात हुई नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री कुछ मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो एंगल की बात नहीं है, बस ये कि इन तीनों का एंगल सेम होना चाहिए। तो सेम चाहे वो कुछ भी हो, ऐसे वो थोड़ी बोला कि 90 होना चाहिए। तो इसमें ये सारे तो हो गए करेक्ट, मतलब इनका तो होता है ऐसा, इनका इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है। यहाँ पर बात करते हैं हेक्सागोनल की, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी मार्क करेंगे। इन दोनों केसेस में तो 90 डिग्री के ही हो गए तीनों, और यहाँ पे इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, बट सारे इक्वल होते हैं। तो हमने ऑप्शन सी मार्क कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। यहाँ पर ना कोऑर्डिनेशन नंबर जो ए का है, अगर हम बात करें ए के कोऑर्डिनेशन नंबर की, उसकी रेशियो की, तो यहाँ पे दे रखा है x, और अगर बी के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो y। यहाँ पे ध्यान रखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन है, तो अगर ए का कोऑर्डिनेशन नंबर x दैट मीन्स इतने b रहे होंगे, है ना, और अगर b का कोऑर्डिनेशन नंबर y है दैट मीन्स इतने a रहे होंगे इसके सराउंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, यानी कि आपको A रेशियो B बताना है। A कितना होगा y, और यहाँ से B कितना होगा x, ऐसे करके तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। सिर्फ ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन है, इनका खुद का नंबर नहीं है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जिस भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर गिवन है उसके सराउंडिंग में कितने एटम्स होंगे। फोर्थ देखते हैं, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि BARC में डिफेक्ट वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ के जाना इसको। चाहो तो जो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 है NCERT में, उससे भी पढ़ के चले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आपको बेसिक पोर्शन पता होना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है शॉर्ट की डिफेक्ट, आप कर लोगे सॉल्व। तो यहाँ पर ऑप्शंस रीड करना स्टार्ट करो। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन और एक अनायन मिसिंग होता है अपनी पोजिशन से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी ओवरऑल क्रिस्टल की। और क्योंकि एक कैटायन और अनायन दोनों सेम टाइम पे गायब हुए हैं, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल ही हुआ,
जैसे मान लो एक +1 गायब है, एक -1 गायब है, तो ये गायब हुआ, दैट मीन्स क्या, ओवरऑल चार्ज जितना पहले वही रहेगा ना, प्लस और माइनस साथ में गायब हुए हैं। अगर सिर्फ एक +1 जैसे मान लो निकल गया बाहर, कैटायन चला गया, अनायन बचा होगा उस टाइम पे, यानी कि -1 ओवरऑल क्रिस्टल में -1 चार्ज आ जाएगा। बट अभी तो कैटायन एंड अनायन दोनों सेम टाइम पे मिसिंग है, इसलिए चार्ज भी न्यूट्रल रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को देख के हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट नहीं है। और जिन क्रिस्टल्स में, जिन आयनिक कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, वही अंडरगो करते हैं शॉर्टकट इफेक्ट। तो ऑप्शन बी भी ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लेटिस। तो पहले ड्रॉ करते हैं। प्रिमिटिव का मतलब है कि जो स्फीयर्स होंगे या जो एटम्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो मैं क्या, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम दिखा दिया, पार्टिकल कह लो, हमने इस तरह से दिखा दिया हर एक कॉर्नर के ऊपर। तो ये अपने पास बन गई है प्रिमिटिव क्यूबिक लेटिस। अभी बात हो रही है फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की। जैसे मान लो यहाँ पे भी देख लेते हैं, इन सबकी साइड कितनी है, ए है, क्योंकि क्यूब है ये और साइड हमें दे रखी है ए है। तो अगर हम इस वाले को ए मार्क कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं, इसको सी और इसको डी, है ना। ऐसे ही मान लो ई, एफ, जी और एच, मान लो मैंने पहले इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से लेके बी के डिस्टेंस की, कितना है वो, ए है। अगर हम ए से सी की बात करते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी ए है। अगर हम ए से एच की बात करते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी ए है ना। तो हम तीनों ए तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई एक ले लेते हैं। मान लो मैंने ये वाला ले लिया, तो मैंने बोल दिया कि ए बी का डिस्टेंस ए है, तो ये इसका हो गया फर्स्ट नेबर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फेस डायगोनल की, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका सेकंड नेबर हो गया, सही है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, फेस डायगोनल है, और क्यूब का फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, क्योंकि ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, √2a आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक तो ए है और एक है √2a के डिस्टेंस पे, ये वाला। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप ना, ए से एफ का काउंट कर लो, ये क्या है, बॉडी डायगोनल है यहाँ से। सो बॉडी डायगोनल की अगर बात करते हैं क्यूबिक में, कितना होता है, √3a। सो थर्ड हो गया डिस्टेंस √3a, इसलिए मार्क कर रहे हैं ऑप्शन ए। 6th क्वेश्चन देखो, ये ना सिर्फ देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, अगर बहुत ध्यान से सॉल्व करोगे हो जाएगा सॉल्व। अब ना इसी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो हमने पहले सीरीज स्टार्ट करी थी ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चंस, उसमें एक और क्वेश्चन है, मैं ना उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, एक बार आप उसको भी देख के जाना, कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे। तो यहाँ पर ना एक कोई क्रिस्टल है जिसमें एक्स, वाई और जेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स, वाई और जेड पार्टिकल्स हैं, और सबकी ना आपको पोजीशन डिफाइन करके दे रखी है, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये मैंने बनाया एक क्यूब, और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एक्स है वो FCC पैकिंग में है, यानी कि कॉर्नर्स पे होगा और साथ में फेस सेंटर पे भी होगा। तो एक्स को मान लो मैं ये ऐसे रेड डॉट्स से दिखा रही हूँ, ये अपना एक्स है सारे कॉर्नर्स पे, और साथ में कि FCC यानी कि फेस सेंटर्ड है ना, तो सारे फेसेस के सेंटर पे भी होगा। तो एक मैंने यहाँ दिखाया, एक इस वाले फेस पे, लेफ्ट फेस पे, एक राइट वाले फेस के सेंटर पे, एक बॉटम फेस पे, एक फ्रंट फेस पे, और एक बैक साइड वाले फेस के सेंटर पे। ये अपना एक्स हो गया। तो यहाँ पे जो ये रेड डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्स वाले पार्टिकल को, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वाई जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहाँ पे होती है, एक तो सारी एजेस के सेंटर पे, सारी एजेस के सेंटर पे 12 एजेस होती हैं टोटल क्यूब में, तो हमें सबके सेंटर पे एक एक दिखाना है। तो जो ये ब्लू डॉट्स हैं ये हो गए अपने वाई वाले पार्टिकल्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है। तो हमने इस तरह से करके ये दिखा दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक और चीज़ है, पूरे क्यूब के सेंटर पे यानी कि बॉडी सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो हमने ये डॉट लगाई ना ब्लू वाली, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी जेड भी है, जेड को इन्होंने बोला है
कि जो Z है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं ना, सिंपल बात है, क्योंकि FCC की बात हो रही है तो 8 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। होते कहाँ पर है वो, मैं ना दूसरा अलग से आपको ये बना के दिखाती हूँ। देखो अगर हमने यहाँ पर इस तरह का क्यूब बनाया, सो टेट्राहेड्रल वॉइड ना, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और एक बॉडी सेंटर पे भी मान लो ये कोई पार्टिकल है, तो इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर पे प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ, तो जो बॉडी सेंटर पे जो भी पार्टिकल होगा और जो ये कॉर्नर पे जो भी पार्टिकल होगा, उनके जस्ट सेंटर पे प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही मान लो अगर मैंने एक टेट्राहेड्रल, यहाँ पे मैंने पार्टिकल दिखाया, तो ये बॉडी सेंटर है, ये अपना बॉडी डायगोनल है, इन दोनों के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरह से करके होगा। ऐसे ही बाकी सारे बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, एक यहाँ से यहाँ तक, तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये बॉडी सेंटर हो गया, इनके जस्ट सेंटर पे इस सारे डायगोनल में प्रेजेंट होगा। ऐसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक पार्टिकल, इन दोनों के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। इस तरह से होता है। आप बाकी भी सारे बॉडी डायगोनल बना के देख लो। ऐसे करके टोटल मेरे पास 8 आ जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक बात है। तो यहाँ पर ना मैं एक ही ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने बनाया है बॉडी डायगोनल, ऐसे इसको 3D में इमेजिन करना है आपको, ठीक है। ऐसे में सोचना कि इस वाले पार्टिकल से पास कर गया, ये पास नहीं किया, बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये बॉडी सेंटर है और ये है, तो इसके कहीं बीच में लाया कर रहा होगा। यहाँ पर मान लो यहाँ लगा दिया मैंने ये, और ऐसे यहाँ से यहाँ के इसके बीच में कहीं लाया कर रहा होगा, यहाँ लगा दिया हमने। तो जो ये ग्रीन है, थोड़ा सा बड़ा दिखा देती हूँ, ये अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऐसे बाकी बॉडी डायगोनल्स पे भी होंगे, लेकिन हम एक से काम चला लेते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये वाला है, ये अपने पास क्या है, Z है, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। अब इन्होंने कहा है इफ़ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, जो हमने ये ड्रॉ किया है, मान लो इसी के जितने, इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है सबको रिमूव कर देना है, तो क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। देखो अभी अगर हम ये मान लें कि कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है, तो अगर हम निकालें कि नंबर ऑफ एक्स कितने, मतलब नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, यहाँ हम बोलते हैं नंबर ऑफ एक्स पार्टिकल्स कितने होंगे। अभी हम ये माने कि कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल केस में। यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ाने सिर्फ इतना। तो एक्स जो है कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। 8 कॉर्नर्स होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, प्लस फेस सेंटर पे भी कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ। ये आ गया 1 + 3 4। ऐसे ही नंबर ऑफ वाई पार्टिकल्स निकाल लेते हैं। वाई कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 12 एजेस होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, प्लस एक बॉडी सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 100% ही रहता है उसका। तो ये आगे मेरे पास 3 + 1 4। जेड की बात करते हैं, जेड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है, कितने होते हैं 8 होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता, फिर तो हम बोलते x 4 है, y भी 4 है और z है 8। कट करने के बाद बोल देते x y z 2, ऐसे करके मार्क कर देते ऑप्शन ए। ये कब होता, अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो। लेकिन अभी क्या किया गया है, अभी ना एक डायगोनल पे जितने भी प्रेजेंट थे सबको रिमूव किया गया है, सही है। तो अभी ना हम बोलेंगे रिमूव करने के बाद यहाँ लेते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम निकालेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि निकलने के बाद कितने बचे होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो ये अपना एक बॉडी डायगोनल है। पहले एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्स अपने पास पहले 4 थे, देखो यहाँ पे 4 थे। अभी क्या हुआ है, ये वाला डायगोनल है और एक्स को हमने रेड डॉट से रिप्रेजेंट करा था, तो एक तो ये रही रेड डॉट, एक ये, यानी कि यहाँ से 2 पार्टिकल्स रिमूव हुए हैं। इतना हम देख सकते हैं। तो आपने पहले तो उसको विजुअलाइज करना, देखो ध्यान से कि बॉडी डायगोनल में कौन से कहाँ से पास हो रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 रेड डॉट्स हैं जो इस डायगोनल के ऊपर आ रही हैं, है ना। तो क्या हम 2 माइनस कर देंगे, हम 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी तो है, कितना, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन था 1/8, ऐसे माइनस कर, बस यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 4 - 1/4 हो गया, यानी कि 16 माइनस में कितना होता है 15, 15/4। फिर बात करते हैं y की। y अपने पास पहले 4 थे, ये भी ना इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हैं। हमने इस यूनिट सेल के अंदर निकाला है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करके कितना आएगा, तभी हमने ये कॉन्ट्रीब्यूशन साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो y की बात करते हैं। y अपने पास 4 हैं और y किस में थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में थे। अब बाकी सारे तो एजेस पे हैं, और जो ये वाला डायगोनल है ये इसके सेंटर से, इसके बॉडी डायगोनल से जा रहा है। दैट मीन्स क्या, जो सिर्फ ये वाला है यही उसके ऊपर था, यही वाला पार्टिकल बॉडी डायगोनल के ऊपर था, तो सिर्फ एक ही रिमूव होगा और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 100% था। देखो
ठीक है, तो -1 करेंगे, यहाँ पे आएगा 3। z की बात करते हैं। मैंने कहा था यहाँ से बॉडी सेंटर और जो एक कॉर्नर वाला पार्टिकल है इसके बीच में प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि तो ये वाला ग्रीन और एक ये वाला ग्रीन। तो यहाँ पे 2 माइनस होंगे और ये भी पूरे इस यूनिट सेल के अंदर ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन इनका भी 100% है। तो यहाँ पे 8 था ना, 8 में से हम डायरेक्टली 2 माइनस कर देंगे, कितना आया 6। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको। हमें चाहिए x, y और z का नंबर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। x आया है 15/4, y आया है 3 और z आया है 6। डिनोमिनेटर नहीं छोड़ सकते, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, ऊपर ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 15, रेशो 12, रेशो 24। यहाँ पे 3 5 15, 3 4 12, 3 8 5 4 8, यानी कि x 5, y 4, z 8। ऐसे करके मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, अब ना एक ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऑल कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चंस का, वहाँ से एक बार उसको चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। 7 देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमें ये पता है कि x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, p⁴ 1/n के। अगर हम इसको हटा के इक्वल टू लगाते हैं, ये हमने लगा दिया k, क्या है ये, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दोनों साइड log ले लेते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ p। अब ना ग्राफ बनाया गया है log x/m वर्सेस log p का, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तो है अपनी इंटरसेप्ट और ये है अपनी x एक्सिस। स्लोप कितनी है 1/n। इस वाले केस में ना हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर मैंने प्रेशर को लिया 0, प्रेशर 0 लेते क्या होता है, log 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये वाली पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। ग्राफ कैसे बनाएंगे, प्रेशर तो चाहिए हमें प्लॉट करने के लिए। इस वाले प्लॉट के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, क्योंकि जब हम इस तरफ मूव करेंगे ऐसे ऐसे करके तो प्रेशर तो बढ़ ही रहा है ना, log p की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि प्रेशर तो वेरी कर ही रहा है। प्रेशर की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं। अगर हमने प्रेशर को लेस देन 1 लिया, उस वाले केस में क्या होगा, लेस देन 1 होने से मान लो मैंने इसको ले लिया 0.5, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, फिर तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो, ऐसे तो है ही नहीं ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो इस वाले केस में ना ये वाला ऑप्शन बचता है अपने पास, 1/n को 1 ले लेते हैं। अगर 1/n को 1 लेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, स्लोप तो कांस्टेंट हो गई, ऐसे दिखाएंगे। सही है, तो ऑप्शन सी मार्क करेंगे। 8th क्वेश्चन, ओके, कैसे बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एड्सॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल, टेम्परेचर सबके लिए सेम है 300 केल्विन। कैसे बताएंगे, देखो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अमोनिया है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप नहीं है, तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, क्योंकि CO2 है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा H2 से, तो इसके वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे H2 के कंपैरिजन में। तो बस यही ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पे सरफेस एरिया की वजह से, इसमें कंपैरेटिवली कम होगा, तो ऑप्शन सी मार्क करेंगे। 9th देखो, फिर से वही वाला फॉर्मूला चाहिए होगा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log ऑफ p। हमें x/m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट प्रेशर 2 atm। तो x/m तो फाइंड आउट करना ही है, उसको वैसे ही रहने दो। ये क्या है, इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू m x प्लस c। ये इंटरसेप्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, देखो दे रखे ना log 2, तो log k की प्लेस पे राइट log 2 प्लस 1/n, क्या है, ये स्लोप है। यहाँ पे स्लोप ना थोड़ा सा इनडायरेक्टली गिवन है, एंगल दे रखा है। ठीक है ना, स्लोप क्या होता है वैसे, अगर हम एक x एक्सिस ले लेते हैं, उससे जितना भी एंगल बनेगा, भाई तो लेते हैं यहाँ पे tan थीटा। थीटा क्या है, जितना एंगल बना है x एक्सिस के साथ, कितना एंगल है 45 डिग्री का, यानी कि स्लोप हो गई tan 45 डिग्री, और ये 1 होता है, तो 1/n तो 1 ही हो गया। log p, प्रेशर कितना देखा है 2, ऐसे करके। तो अब सॉल्व करते हैं।
log x बाय m इज इक्वल टू log 2 प्लस log 2, 2 log 2, log 2 होता है 0.3, सो यहाँ पे x बाय m इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3, ये हो गया 0.6, x बाय m इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.6। अब इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेना और ये आ जाएगा आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेना, मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम पे निकालना है। जो वैल्यू दे रखी है 3.6 ग्राम, वो हमें 1.2 ग्राम पे दे रखी है, यानी कि अगर हम मेटल जो है उसका अगर 1.2 ग्राम लेते हैं, उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है 3.6 ग्राम, और आंसर जो पूछा गया है वो पर ग्राम पे पूछा गया है, तो हम ये निकाल लेंगे कि मेटल पाउडर के 1 ग्राम के ऊपर कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा पहले, सही है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1.2 ग्राम पे एब्जॉर्ब हुआ है 3.6 ग्राम्स, 1 ग्राम पे कितना होगा 3.6 बाय में 1.2 इज इक्वल टू 3 ग्राम्स, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसे ना आपके पास ये मास आया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताओ एक बार कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू गिवन, यानी कि 3 ग्राम्स बाय में मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन है ना O2, 32 ग्राम पर मोल। तो ऐसे करके इसको ऐसे रहने दो 3/32 पर मोल ऐसे, ये कट हो गया, ऊपर गया मोल बन गया, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम आइडियल गैस अज्यूम करके बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT होता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, nRT बाई P होगा। आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए, R की वैल्यू रख देंगे, खत्म आंसर। लिखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/32, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 atm। क्योंकि ये atm में गिवन है तो हमें R की वैल्यू भी atm वाली लेनी पड़ेगी, कितनी 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, मोल से पर मोल कैंसिल, atm से atm कैंसिल, सही है। सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2.1 लीटर। ये तो वॉल्यूम आई है, लेकिन क्या पूछा हुआ पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के ऊपर ही, क्योंकि हमने मास का निकाला था 1 ग्राम के ऊपर निकाला तो वॉल्यूम भी 1 ग्राम के ऊपर ही आएगी, सही है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड हो गया कि पर ग्राम पूछा हुआ तो हम लगा सकते हैं यूनिट यहाँ पे पर ग्राम की, हमने 1 ग्राम के ऊपर निकाला है तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका ये टेस्ट कम्प्लीटली सॉल्व होता है। आई होप आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट थोड़े सीख लिए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। कल मिलते हैं नए टेस्ट के साथ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।